हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, यानी संविधान में इसका जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र के प्रमुख होता है, शासन के प्रमुख नहीं होता है। शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से कुछ न कुछ अंश लिया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश यानी भारत के संविधान में लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। वहाँ के जो किंगडम फैमिली है, राजा का जो फैमिली है, उन्हीं में से ये पद वंशानुगत चलता आ रहा है। लेकिन जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यशैली है, उसी तरह वहाँ के एक शाही परिवार का ये दायित्व सौंपा गया है। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसलिए राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव होता है और ये संविधान के अनुसार होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का जो जिम्मा सौंपा गया है वो भारत के निर्वाचन आयोग को ये जिम्मा सौंपा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग। अब देखिए, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो विधि है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया कि उसमें एक निर्वाचक मंडल का गठन होगा और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये निर्वाचक मंडल क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो भाग लेते हैं, जो वोटर होता है, वो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में जो भी व्यक्ति उसका सदस्य होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है, यानी वोटिंग करने का राइट है। अब बात आती है निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग कर सकता है। तो इसमें जो वोटिंग करता है, देखिए, भारत के जो संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोटिंग कर सकते हैं। निर्वाचित सदस्य दो तरह के सदस्य होता है, जैसे कि लोकसभा में अब केवल निर्वाचित सदस्य ही होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, कुछ मनोनीत सदस्य होता है। यानी टोटल 245 सदस्य राज्यसभा में होता है, उसमें से 233 निर्वाचित सदस्य होता है और 12 सदस्य जो ऐसा होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यानी 12 सदस्य जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो इस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, यानी इसको वोटिंग करने का राइट नहीं दिया गया है। और दूसरा, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, तो देखिए, भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधान मंडल है, विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो देखिए, राज्य में क्या होता है, विधान मंडल होता है।
विधानमंडल में दो तरह का सभा होता है, एक विधान सभा और दूसरा विधान परिषद। विधान सभा में कौन होता है? जो जनता के द्वारा चुने गए जो एमएलए होता है वो विधान सभा में होता है। उसके बाद विधान परिषद में ये इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा जीतकर कुछ प्रतिनिधि आते हैं और विधान परिषद का गठन होता है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कौन भाग लेते हैं? भारत के सांसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, जिसमें कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब ये विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कितने राज्यों में है। ये देखिए, विधान परिषद जो है इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ये सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। पहला आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये कुछ सीमित राज्यों में ये होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अब इस तरह से निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य होते हैं, सांसद के 776 सदस्य और पूरे देश के जितने भी विधानसभा है उसमें 4033 सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 4809 टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल वोटर होते हैं वोट डालने के लिए। यानी इतने आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है। अब मैं बात करूंगा किसी भी व्यक्ति को अगर वो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। यानी कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, वही हो सकता है। दूसरा, उसका उम्र 35 साल का होना चाहिए, यानी 35 साल पूरी कर चुका हो। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी लाभ के पद का मतलब यह है कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के अलावा कुछ और क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तभी उसका नामांकन पूरी तरह से सही माना जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरता है तो उसमें उसके जरूरी कागजात योग्यता और होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यानी समर्थक होना चाहिए। यानी 50 जो है प्रस्तावक वो होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है। उसके अलावा 50 समर्थक होना चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है। तो यानी 100 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको वोटिंग करने का राइट है, एमएलए, एमपी वगैरह। पहले जो था ये संख्या बहुत कम था। संविधान जब बना था उस समय जो ये क्राइटेरिया था प्रस्तावक और समर्थक का वो बहुत कम था। इससे क्या हो रहा था कि कई सारे लोग राष्ट्रपति बनने के लिए अपना नामांकन दायर कर देते थे। उनको पता था कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव हार जाऊंगा, फिर भी जो है नामांकन कर देता था। इससे क्या होता था, कई सारे कैंडिडेट हो जाते थे और भीड़ बढ़ जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ, 1974 में संविधान में कुछ संशोधन किया गया। उसके बाद प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कैंडिडेट को
कुछ जमानत राशि भी जमा करानी होती है, वो होता है 15,000 रुपये। अगर टोटल वोट का छठा हिस्सा से अगर कम किसी कैंडिडेट को वोट आता है तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है और ये राशि कहाँ चली जाती है? इलेक्शन कमीशन के खाते में। राष्ट्रपति चुनाव में ये हो गया कैंडिडेट का योग्यता और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन किस तरह से होता है, यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है एक खास तरीके से होता है। वो कैसे होता है? तो इसमें होता है एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है सिस्टम को फॉलो किया जाता है। साथ में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली, ये तीनों प्रणाली जो है राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और सेक्रेट बैलेट सिस्टम। इस सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। ये होता क्या है? अब देखिए, जब संविधान लिखा जा रहा था तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये सोचा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, किसके पास पावर होनी चाहिए राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो इसके लिए संविधान लिखने वाले ने ये सोचा अगर केवल केंद्र सरकार को ये पावर दे दी जाएगी तो वही केवल राष्ट्रपति बनाएगा जिसका सत्ता होगा। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि जितना अधिकार यानी जितना वोट का वैल्यू सांसद के पास होगा राष्ट्रपति चुनाव में, उतने ही वोट का वैल्यू भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के पास होगा। यानी आधा वोट का जो वैल्यू है सांसद के पास होगा और आधा वोट का जो वैल्यू है भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके वोट के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये जो सिस्टम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी समान रूप से अधिकार दिया गया है, जितना केंद्र को उतना राज्य को। अब दूसरा आता है राज्य के साथ। राज्य में ये देखा गया कोई राज्य बहुत बड़ा है, उसका पॉपुलेशन बहुत अधिक है और विधानसभा का जो सीट है वो बहुत कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका पॉपुलेशन कम है और विधानसभा का जो सीट का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक बैलेंस करने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को रखा गया। देखिए क्या है तरीका। सबसे पहले ये कहा गया कि 1971 का जो जनगणना है, यानी जनगणना का आधार 1971 माना गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसका जो पॉपुलेशन 1971 में कितना था। उसके बाद अलग अलग राज्य के 1971 के जनगणना के अनुसार उसका पॉपुलेशन देखा गया और जो भी पॉपुलेशन था 1971 के जनगणना के अनुसार उसको टोटल नंबर ऑफ एमएलए का जो सीट है राज्य के विधानसभा में उससे डिवाइड कर दिया गया। यानी यहाँ पे एक विधायक का जो वोट का वैल्यू है राज्य की कुल जनसंख्या जो 1971 में था, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ विधायक की जो संख्या है वो और डिवाइड में 1000। तो यानी आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो विधायक होगा उसका वोट का जो वैल्यू होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो राज्य के जनसंख्या पे। अगर किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है तो उस राज्य के विधायक का राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू ज्यादा होगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 403 है और फॉर्मूले के अनुसार विधायकों की जितनी संख्या है
उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। से विधानसभा सीटों को 1000 से गुना करने पर वैल्यू इतना आया। और यूपी का 1971 का जो पॉपुलेशन है वो ये है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 208.06। तो पॉइंट के बाद इसका वैल्यू नहीं लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 208। यानी उत्तर प्रदेश का एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होगा वो 208 होगा। उसी तरह से हर एक राज्य के एमएलए के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ये। और इसी तरह से सबसे कम वोट का जो वैल्यू होता है वो स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के विधायकों का जो वोट का टोटल वैल्यू होता है, एक विधायक का जो वोट का वैल्यू होता है वो केवल 7 होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक वोट का जो वैल्यू होता है वो किस राज्य के एमएलए का होता है, वो उत्तर प्रदेश के एमएलए का होता है। और सबसे कम जो होता है वो सिक्किम का एमएलए का होता है। तो इस तरह से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो ये सिस्टम है वो राष्ट्रपति के चुनाव में फॉलो किया जाता है। इस तरह से वोट का अगर वैल्यू पूरे देश का विधायकों का अगर जोड़कर निकाला जाता है तो ये होता है 5,43,271। इतने ही वोट का वैल्यू होता है भारत के सांसद के सदस्यों का। तो यानी टोटल सदस्य भारत के सांसद में कितना है, 776, 543 जो है लोकसभा में और 233 राज्यसभा में, ये निर्वाचित सदस्य होता है। अब 776 से 5,43,231 को हम डिवाइड करते हैं तो वोट का जो वैल्यू आता है वो 700 आता है। यानी एक एमपी का वोट का वैल्यू 700 होता है और हर एक राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है, जो कि उस राज्य के जनसंख्या पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से किसी राज्य के विधायक का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है और सांसद का वोट का वैल्यू 700 होता है और सांसद के सभी सदस्यों का वोट का वैल्यू सेम होता है। अब बात करेंगे गुप्त मतदान प्रणाली यानी सेक्रेट बैलेट सिस्टम। सेक्रेट बैलेट सिस्टम गुप्त मतदान होता है, यानी इसके अंतर्गत जो मत डालता है वो गुप्त रूप से डालता है, यानी किसी को दिखाता नहीं है। तो इसलिए इसको सेक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। जैसे कि एमएलए एमपी का जो चुनाव होता है, आम आदमी उसमें वोट डालते हैं गुप्त रूप से, उसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही सिस्टम होता है। और मैं एक बात कहूं कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, जैसे कि यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को देख सकते हैं और यहाँ पे मुलायम सिंह जी को देख सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है और वो इलेक्शन में भाग लेना चाहता है और वोटिंग करना चाहता है, तो क्या वो बाहर से कोई असिस्टेंट रख सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग परमिशन नहीं देती है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जो अधिकारी होता है वो इनको मदद कर सकता है, लेकिन बाहर से ये कोई मदद नहीं ले सकता है। अब हम बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होता है, किस तरह से किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो जनक माना जाता है वो ब्रिटेन का जो एक व्यक्ति था थॉमस हेयर, उसको माना जाता है। ये प्रणाली सबसे पहले डेनमार्क में आंद्रे नामक व्यक्ति ने अपनाया था, तो इस वजह से इसे आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। यानी थॉमस हेयर प्रणाली और आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो देखिए, वोटिंग जो होता है सिंगल बैलेट पे होता है।
जैसे कि कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़ा होता है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, सी, डी, और ये है वोटर क्यू, आर, एस, टी, यू, बहुत सारे हो सकता है, मैंने इतना ही लिया। अगर क्यू वोटिंग करना चाहता है, क्यू अगर वोटिंग करता है तो क्यू पहले से ही डिसाइड कर लिया होगा हमें किसको वोटिंग करना है अपने कैंडिडेट के बारे में। अगर जिसको ये डिसाइड किया है उसको ये पहले स्थान देगा, नहीं मैं इसको वोटिंग करना चाहता हूं, मेरा पहला प्रेफरेंस है कि बी राष्ट्रपति बने, यहीं तक वो नहीं छोड़ेगा, उसको दूसरा प्रेफरेंस भी बताना होगा। यानी अगर बी राष्ट्रपति नहीं बनता है तो क्यू का दूसरा पसंद क्या हो सकता है, तो इन्होंने दिया अगर बी नहीं बनता है तो डी मेरा दूसरा पसंद है। फिर उसके बाद सी और ए बच जाता है, तो फिर क्यू ने देखा मेरा तीसरा पसंद ए होना चाहिए, तो 3 पे इन्होंने ए के सामने 3 कर दिया। उसके बाद क्यू का जो चौथा पसंद है वो सी है, अगर तीनों नहीं बनता है तो सी बने। तो इस तरह से वोटिंग होता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, इस पे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा प्रेफरेंस का ऑर्डर दिया जाता है, कौन सा राष्ट्रपति इनको पसंद है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी का बैलेट का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। एमपी का जो बैलेट का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एमएलए का जो बैलेट का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। तो इस तरह से बैलेट का कलर होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह से वोटिंग किया जाता है और किस तरह से वोटों का काउंटिंग करके राष्ट्रपति को विजेता घोषित किया जाता है, तो देखिए एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा वोटिंग किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा, जैसे कि इसके बारे में हम अभी डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में किस तरह से वोटिंग होता है और इसका काउंटिंग किस तरह से किया जाता है। देखिए 3 व्यक्ति ए, बी, सी इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हुआ है। क्यू, आर, एस, टी, यू ये जितने भी है ये है वोटर, कई सारे वोटर होता है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर इतना ही लिया। अब वोटिंग होगा, इसके लिए 3 बक्से भी होना चाहिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। अब देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यू ने कहा कि मेरा पहला जो प्रेफरेंस होगा, दूसरा सी होगा और तीसरा ए होगा। इस तरह से जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी, तो वोटिंग जब होता है प्रेफरेंस से होता है, सभी ने वोटिंग कर दिया। अब वोटिंग करने के बाद क्या होता है, काउंटिंग होता है। काउंटिंग में ये देखा जाता है कि ए के पास पहला प्रेफरेंस कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के पास एक ही पहला प्रेफरेंस है। बी के पास पहला प्रेफरेंस कितना है, पहला प्रेफरेंस इसके पास 1 और 2 है, यानी बी के पास 2 है। और सी के पास कितना है, सी के पास भी 2 है। अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से एक अधिक वोट आना चाहिए, ये मैंडेटरी है कि 50% से एक अधिक वोट होगा तभी राष्ट्रपति वो बन सकता है। अब इस तरह से कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ए, बी, सी में किसी के पास 50% वोट नहीं है। इसमें देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसको मिला, यानी पहला प्रेफरेंस सबसे कम किसको मिला, ए को मिला, एक ही मिला है। तो अब ये होगा कि ए को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ए तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है क्योंकि एक ही है, और बी और सी के पास 2 है। अब देखिए सिंगल वोटिंग ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है कि एक आदमी एक ही बार वोट डालता है,
लेकिन उसका वोट ट्रांसफर होता है। अब देखिए, ए का जो पहला प्रेफरेंस था वो क्या है, ए का पहला प्रेफरेंस आर ने दिया। उसके बाद आर का दूसरा प्रेफरेंस क्या है, आर का जो दूसरा प्रेफरेंस, क्योंकि ए तो इस सिस्टम से अब हट गया, आर पहले पे अब किसको पसंद कर रहा है, बी को कर रहा है, यानी आर का दूसरा प्रेफरेंस अब पहला प्रेफरेंस बन गया। अब इस तरह से आर का तीसरा प्रेफरेंस दूसरा बन गया। अब फिर से रिकाउंटिंग करेंगे, फिर से दूसरे राउंड में देखेंगे बी और सी का प्रेफरेंस पहला कितना है। अब देखिए, बी का पहला प्रेफरेंस एक बढ़ गया, क्योंकि आर का अब दूसरा प्रेफरेंस ऑलरेडी पहला हो गया, क्योंकि ए तो हट गया। तो यानी बी का दूसरे राउंड में, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, 3 हो गया, और सी के पास 2 ही है। अब सी के पास 2 ही है तो सी हट जाएगा, राष्ट्रपति बनेगा कौन, बी बन जाएगा राष्ट्रपति। तो इस तरह से यानी वोटिंग जो है ट्रांसफर हो जाता है, यानी किस तरह से आर का वोटिंग ट्रांसफर हो गया बी में, लेकिन आर ने एक ही बार एक ही बैलेट में वोटिंग किया था। तो इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाया जाता है, यानी जो कैंडिडेट विजेता घोषित होते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ दिला दी जाती है तभी राष्ट्रपति बन जाते हैं, और उसके बाद वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, और उसके बाद वो अपने निवास स्थान, जो राष्ट्रपति का भवन होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा भवन है, वहीं पे इनका निवास स्थान होता है, वहीं पे रहते हैं। इनका ऑफिस, कार्यालय वगैरह सारा कुछ इसी के कैंपस में होता है। बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पे 3-4 हजार कर्मचारी यहाँ पे कार्य करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो पहले कुछ हुआ था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मतों से कौन से राष्ट्रपति विजेता घोषित हुए थे। तो बात है 1957 की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अधिक अभी तक के 99.35% वोट उनको मिला था। उसके बाद मैं बात करूंगा 1977 के बारे में। एन संजीवन रेड्डी यानी नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। एक्चुअली हुआ क्या था, उस समय कई सारे लोगों ने नामांकन करा था, लगभग में 16-17 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि कई सारे उसमें समर्थक और प्रस्तावक चाहिए होता था, जो कि कई सारे कैंडिडेट ने फुलफिल नहीं किया, लगभग में किसी ने फुलफिल नहीं किया। उसके बाद बच जाते हैं केवल एन संजीवन रेड्डी, और इनको विजेता घोषित कर दिया जाता है, यानी कोई इलेक्शन ही नहीं होता है, यानी इनके अगेंस्ट कोई कंटेस्टेड खड़ा ही नहीं हुआ था। तो अभी तक के मात्र एक राष्ट्रपति है, नीलम संजीवन रेड्डी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। और अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 2 टेन्योर तक राष्ट्रपति बने हैं, यानी 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन हैं, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं।
और भारत के पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। अभी 2022 में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसमें 2 कैंडिडेट ने भाग लिया था। पहला द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरा यशवंत सिन्हा जी। इनका जब वोटिंग हुआ तो द्रौपदी मुर्मू जी 64% वोटों से विजय प्राप्त किया। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो हाँ, देखिए, राष्ट्रपति को जो चुना जाता है उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी भी भागीदारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में केवल और केवल सांसद को ये अधिकार दिया गया है संविधान में। यानी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अगर राष्ट्रपति कोई संवैधानिक अतिक्रमण करता है यानी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो सांसद को ये अधिकार दिया है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकता है। हटाने का एक तरीका होगा जो संवैधानिक तरीका है, उस तरह से हटाया जा सकता है। उसके हिसाब से 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन के पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। यानी 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव से राष्ट्रपति को 15 दिन इसकी सूचना होगी कि भाई मैं आपको हटाऊंगा इस वजह से। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।